Yes, guys. See you, foundation students. Welcome. हाँ, what we are going to discuss sir, most important chapter inventories. Inventories कितने मार्क्स के लिए आएगा सर? Inventories it will be come around 5 marks. 5 marks तो मोस्टली आएगा इस अटेम्प्ट में भी दिसंबर 23 में भी हो सकता है आपके लिए एक्सपेक्टेड 5 मार्क्स हो सकता है। ठीक है सर। सर इस पार्ट वन में व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज हम एक बार सारा का सारा क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने से पहले एक बार कंसेप्ट से पढ़ लेंगे सर। कंसेप्ट से एक बार रिव्यू कर लेंगे ताकि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज के लिए बहुत इजी पार्ट हो। सबसे पहले आपको ये पार्ट देखना है, यहाँ पे देखना इन्वेंट्रीज जो है 5 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड है और यहाँ पे मीनिंग क्या है सर। सबसे पहले अगर मैं इन्वेंट्रीज एज पर आईसीए मीनिंग आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़े कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूं। इसमें होगा क्या सर, यहाँ पे इन्वेंट्रीज का मतलब देखना, आपने बहुत अपनी लाइफ में मेडिकल स्टोर ऐसे कुछ स्टोर्स के नाम सुना है। स्टोर का मतलब है किसी चीज को रखना, रखने की चीज है, यानी किसी चीज को सेव करके हम वहां पे अपना स्टोर करेंगे, यानी स्टोर है सर। स्टॉक का मतलब स्टॉक कभी भी क्वांटिटी को दिखाने के लिए, यानी देखना इतने क्वांटिटी है क्या नहीं, इसको पूछने के लिए अलग तरीका है कि हमारे पास स्टॉक है या नहीं। ठीक है। और हम जब भी हमारा रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स या स्टॉक जो भी आएगा देन हम कहेंगे स्टॉक इन। कभी भी वो जाएगा यानी हमसे कम होगा, हमारे स्टोर्स में से कम होगा, देन स्टॉक आउट कहेंगे। ठीक है सर। अब हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर का नाम है इन्वेंट्री वैल्यूएशंस, यानी इन्वेंट्री का कैलकुलेशंस करना है सर। इन्वेंट्री का मतलब क्या है, स्टोर्स क्या है, स्टॉक क्या है। ठीक है। अब स्टॉक का मतलब आपको मालूम हो गया कि जो भी क्वांटिटी, स्टॉक मतलब क्वांटिटी में डिटरमाइन होता है नॉर्मली, और स्टॉक वैल्यूएशन अगर स्टॉक को रुपीस में भी हम कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे देखना इन्वेंट्री का मतलब है, इन्वेंट्री आपका एक प्लेस है, ये उसके अंदर जो जो आइटम्स आते हैं, इन्वेंट्रीज आपके लिए एक असेट्स है, इसमें स्टॉक भी रहेगा। और इन्वेंट्रीज का मतलब आप जितने भी आपके पास उस स्टॉक रिलेटेड आइटम्स है जो हम सेल करेंगे, सेल करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है। स्टॉक मतलब हम सेल करेंगे, और स्टॉक को सेल करने के लिए जो भी आइटम्स हम उसमें यूज करेंगे वो भी हम इन्वेंट्रीज कहेंगे। ठीक है सर। यहाँ पे आएगा क्या क्या इन्वेंट्रीज में। इन्वेंट्री हमारे लिए क्या है सर, सबसे पहली बात, इन्वेंट्री हमारे लिए करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स मतलब सर बैलेंस शीट में करंट एसेट्स रहेंगे, नॉन करंट एसेट्स रहेगा। बैलेंस शीट में आपको मालूम है ना, बैलेंस शीट में करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, इसमें करंट एसेट्स ही हमारा इन्वेंट्री का कैलकुलेशन है, यानी क्लोजिंग स्टॉक जो कैलकुलेशंस में हम बैलेंस शीट्स में दिखाएंगे वो बैलेंस शीट का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन इस चैप्टर में है। बस आपको छोटा सा छोटा बैलेंस शीट में छोटा जो क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन है, बस ये पूरा का पूरा चैप्टर उसी रिलेटेड है। क्यों करेंगे सर, क्योंकि कट ऑफ जो हमारी 31 मार्च के दिन है, कट ऑफ हमारा क्या है, कट ऑफ डेट क्या है, 31 मार्च। इस दिन क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर के पूरे रिकॉर्ड्स क्लोज हो जाएंगे। ठीक है। अब हमें इस दिन पोजीशन दिखाना है, हमारी बैलेंस शीट की पोजीशन, यानी हमारे जितने हमारे असेट्स है हमें उसे दिखाना है। देयरफॉर इस क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सही नहीं आया तो पूरा आपका स्टेक होल्डर का डिसीजन जो है रॉन्ग हो सकता है। देयरफॉर हमें फाइनेंशियल पोजीशन सही दिखाने के लिए क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन सही करना है। ठीक है। ये बस इतना ही हमें सीखना है इस चैप्टर में। देखना सबसे पहले बैलेंस शीट में असेट्स में करंट असेट्स। ठीक है सर। आई हैव टोल्ड यू करंट एसेट्स का मतलब क्या है सर, करंट एसेट्स वो है जो आपको रियलाइजेबल होगा इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी रियलाइजेबल होगा इन विद इन 12 मंथ्स। ठीक है। बैलेंस शीट का एंड 31 मार्च, इस 31 मार्च से विद इन 12 मंथ्स व्हाट वी आर गोइंग टू रियलाइज करेंगे उस एसेट्स को। ठीक है। नेक्स्ट सर आपको बस इतना कंसेप्ट बता देता हूँ कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट में भी हम क्लोजिंग स्टॉक को दिखाएंगे, सेम टाइम हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में हैव यू डन विद ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ऑब्वियसली सर वी हैव डन। यहाँ पे ट्रेडिंग डेबिट, यहाँ पे क्या रहेगा डेबिट साइड में सर, ओपनिंग स्टॉक रहेगा, परचेजेस रहेंगे, नेक्स्ट जितने भी एक्सपेंसेस है डायरेक्ट रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो रहेगा, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट। और राइट साइड क्या रहेगा सर, क्रेडिट साइड आपकी सेल्स रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक कौन सी वैल्यू पे रहेगा सर, क्लोजिंग स्टॉक ऑब्वियसली, हाँ क्लोजिंग स्टॉक एक प्रिंसिपल है यहाँ पे। क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के बाद हम एक प्रिंसिपल है, कॉस्ट और एनआरपी विच एवर इज लोअर। हम अपने क्लोजिंग स्टॉक को कौन सी वैल्यू पे दिखाते हैं, जितना खर्चा हुआ वो, यानी कॉस्ट, और क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट और एनआरबी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है। ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है हम आगे देखेंगे। कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर हम इस तरह अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे। ठीक है सर। उसके बाद क्या रहेगा, सेल्स भी रहेगा। सेल्स किस तरह रहेगा, यानी सीओजीएस प्लस प्रॉफिट रहेगा, इन दोनों को मिला के सेल्स रहेगा, यानी सेल्स के अंदर प्रॉफिट है, यानी जितना हमें खर्चा हुआ है, कॉस्ट हुआ है, उसके ऊपर हमें कुछ मार्जिन भी रखेंगे, उसके बाद ही सेल करेंगे ना सर। ऑब्वियसली बिजनेस का पर्पज ही ये है, हमें प्रॉफिट कमाना है। ठीक है। अब प्रॉफिट क्या बेच के कमाएंगे, ऑब्वियसली हमारे स्टॉक को बेच के कमाएंगे। ठीक है। अब जो बच गया स्टॉक हमारे पास रह गया, हमारे गोडाउन में रह गया,
जो भी स्टॉक रह गया वो है क्लोजिंग स्टॉक। अब इस क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट नहीं रहनी चाहिए, और प्रॉफिट भी नहीं, बल्कि उसका हम क्या प्रिंसिपल मानते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ठीक है, एनआरवी का मतलब जब हम उसे बेचेंगे कितना खर्चा होगा वो भी माइनस करेंगे, उसके बाद हमें जो नेट बचेगा ना उसे कहते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है सर, अब यहाँ से आपको इतना तो मालूम हो गया कि हमारे पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, उस क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में दिखाना है, सेम टाइम हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे। सर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाने का मकसद ये है क्योंकि जब हमें सेल्स दिया जाएगा वहाँ पे कुछ प्रॉफिट कमाया है, वो प्रॉफिट इस जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वहाँ वहाँ वो नेट ऑफ हो जाएगा, यानी प्रॉफिट का कैलकुलेशन इस सेल्स से हम कर सकते हैं। बस इतना मालूम करने के लिए आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस दिया जाएगा। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक ऑब्वियसली कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर रहेगा, यही प्रिंसिपल है, हमें यही फॉलो करना है। ठीक है सर, अभी नेक्स्ट देखना है यहाँ पे। हाँ सर, क्लोजिंग स्टॉक इन इन्वेंट्री। अब इस तरह कॉस्ट, नो वी हैव सीन कॉस्ट। सर कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होएंगे, क्या क्या जितने भी खर्चे हैं वो कौन से खर्चे रहेंगे, कॉस्ट में कौन से इंक्लूड होएंगे। सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ परचेजेस, जितना अमाउंट सप्लायर हमसे चार्ज किया है उस रॉ मटेरियल के लिए या उस फिनिश्ड गुड्स के लिए जो हम लेके बेचेंगे। अब देख लेना, आपका बिजनेस दो किस्म से रह सकता है, टू टाइप्स ऑफ बिजनेस यू माइट बी डूइंग, वन रिटेलर बिजनेस या होलसेलर बिजनेस, और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग में आप क्या करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ले जाते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है, वहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश्ड गुड्स रहेगा, देन यू विल बी सेलिंग दैट, पैकिंग होगा, उसके बाद आप सेल करेंगे। लेकिन रिटेलर या होलसेलर बिजनेस में होगा क्या सर, आप डायरेक्टली परचेज करेंगे, अपने स्टॉक की जगह अपने गोडाउन में या अपने शॉप्स में रखेंगे, रिटेल शॉप्स में, देन यू विल सेल आउट। ठीक है, तो यहाँ पे होने वाले खर्चे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में होने वाले खर्चे अलग रहेंगे और रिटेलर के पास होने वाले खर्चे अलग रहेंगे। ये सिंपल प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन भी आएगा। अब हमें करना क्या है सर, देख लेना। सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ परचेज, जितना भी हमने परचेज किया, सेलर को जितना पे किया, वो सेलर को पे करने, जितना भी पे करना पड़ेगा वो अमाउंट, ठीक है, क्योंकि हम अक्रूवल बेसिस पे जाते हैं ना सर। देन कॉस्ट ऑफ परचेज, दूसरा फ्राइट इनवर्ड्स, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सेलर के प्लेस से हमारे प्लेस आने तक, हमारी फैक्ट्री के प्लेस, हमारे गोडाउन के प्लेस, हमारी इन्वेंट्री के प्लेस तक आने तक का जितना भी खर्चा ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट में हुआ है उसको ऐड करेंगे। याद रख लेना, ओनली अप टू द पॉइंट ऑफ प्लेस ऑफ आवर लोकेशंस आने का खर्चा ही हम ऐड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखना, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अब ड्यूटीज एंड टैक्सेस में इंपॉर्टेंट क्या है सर, आपको मैं अभी बता देता हूँ, देखना। अब जीएसटी लग रहा है, यस सर, अब जीएसटी लग रहा है, लेकिन जो हमारा सेलर है वो जीएसटी लगा के हमें बेचेगा क्योंकि वो रजिस्टर्ड है। मान लो हम अनरजिस्टर्ड है, अगर हम अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, अब वो जीएसटी का खर्चा हमारा कॉस्ट बन जाएगा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस विच आर नॉट रिफंडेबल, हमें वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस नहीं मिलेंगे जब हम आगे बेचेंगे। ठीक है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो भी हमने पे किया विच इज नॉट रिफंडेबल, हाँ सर, तो वो भी ऐड करेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस विच इज नॉट रिफंडेबल। अब अदर कॉस्ट भी आपके आईसीए में कहा गया है, अदर कॉस्ट का मतलब विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन, जो भी रॉ मटेरियल, जो भी स्टॉक आप परचेज करेंगे, उस परचेज से रिलेटेड जितना भी खर्चा होगा वो सारा खर्चा आपको ऐड करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ परचेज में हम देख रहे हैं सर, प्रिंसिपल क्या है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, कॉस्ट, एनआरवी विच एवर इज लोअर, उसमें हम देख रहे हैं कॉस्ट, कॉस्ट का कैलकुलेशन, कॉस्ट ऑफ परचेज करेंगे, फ्राइट इनवर्ड्स करेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस करेंगे और अदर कॉस्ट भी रहेगा। ठीक है सर, अब यहाँ पे देख लेना, दूसरी चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये बता देता हूँ कि अगर मैन्युफैक्चरर केस में है देन कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, यानी मैन्युफैक्चरिंग में मेन रहेगा, मटेरियल रहेगा, यस सर, ठीक है, वहां पे क्या होगा, जितना भी खर्चा कंज्यूमेबल्स का खर्चा है वो ऐड करेंगे, मटेरियल का खर्चा है, प्रोसेसिंग का कॉस्ट है वो ऐड करेंगे, ताकि फिनिश्ड गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इसी कंडीशन में हमारा स्टॉक रहना चाहिए जिसे हम बेच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जितना भी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है, प्रोडक्शन का कॉस्ट है, वो हम ऐड करेंगे सर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट के क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करना हमारा टारगेट है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते वक्त ये सारे चीज़ें कंसिडर करना पड़ेगा कि हमारा रिटेलर बिजनेस है या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, रिटेलर के लिए यहीं तक खत्म, यानी कॉस्ट ऑफ परचेजेस, फ्राइट और ड्यूटीज एंड टैक्सेस हम ऐड करेंगे, लेकिन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अगर हमारा बिजनेस है देन मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन रहेगा, उस कॉस्ट को भी इन्वेंट्री में हम ऐड करेंगे ताकि हमारा क्लोजिंग स्टॉक, याद रख लेना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ हमारा वैल्यूएशन सही आ सके। ठीक है, जितना भी खर्चा हुआ है वो अपने क्लोजिंग स्टॉक में दिखाया जाए, इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग टू पीएनएल,
प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस हम ट्रीट नहीं करेंगे, बल्कि अपने क्लोजिंग स्टॉक में एसेट दिखाएंगे उसे। डन। नेक्स्ट देख लेना। इसके बाद यस सर, कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन, दूसरा अदर कॉस्ट, ये मोस्टली नहीं रहेगा, लेकिन हो सकता है स्पेसिफिक कॉस्ट, किसी हमारे स्पेसिफिक कस्टमर के लिए हमने लोन लिया, उसके लिए एक प्रोडक्ट बना रहे, देखो वहाँ पे उस प्रोडक्ट के लिए ही हमने इंटरेस्ट लिया, इस तरह स्पेसिफिक कॉस्ट में इंटरेस्ट चार्ज होगा, वरना नॉर्मली नहीं होगा। नॉर्मली क्या होगा सर, नॉर्मली आपके प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो जाएगा इंटरेस्ट का कॉस्ट, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट हो सकता है, आपके आईसीए ने कहा हो सकता है ना, स्पेसिफिकली अगर आया तो उसे चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है सर, अभी तक तो हमने कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर वी हैव टू सी, उसमें भी हमने कॉस्ट को देखा, अब एनआरवी नहीं देखा। ठीक है, और एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, आपके कॉस्ट में थोड़े चीज़ें, थोड़े आइटम्स का एक्सपेंसेस यानी कुछ बेनिफिट आएगा, उस बेनिफिट को हम इसमें से कॉस्ट में से माइनस करेंगे। वो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इनटू क्रेडिट साइड ऑफ अ पीएनएल, वी विल बी व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी हैव टू डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ द एसेट। ठीक है, ट्रेडिंग की क्रेडिट एंड पीएनएल, ट्रेडिंग हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में नहीं ले जाएंगे, प्रॉफिट नहीं दिखाएंगे, बल्कि हम कॉस्ट ऑफ आवर करंट एसेट्स, इन्वेंट्री के कॉस्ट से हम माइनस करते जाएंगे। कौन से चीजें है, 3 चीजें से, 3 आइटम्स आते हैं, व्हाट। एक तो पहला है ट्रेड डिस्काउंट, यहाँ पे देख लेना, आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है, कॉस्ट कम होगा। 3 आइटम है, एक तो ट्रेड डिस्काउंट है, दूसरा रिबेट है, और तीसरा सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट है। सर रिबेट का मतलब, सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट का मतलब, ट्रेड डिस्काउंट मतलब सर आपको फास्ट फास्ट से रिवीजन करना है, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब जब भी हम परचेज करते हैं, बल्क क्वांटिटी में परचेज करते हैं, ठीक है, तो हमें सप्लायर से एक डिस्काउंट आएगा, वो हमारा खर्चा बाद में मालूम होगा, हम उसमें से माइनस कर देते जाएंगे अपने कॉस्ट को, यानी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल बी डिक्रीज। सर रिबेट का मतलब, सर रिबेट मतलब एक बेनिफिट है, वो हमारे कॉस्ट से पहले हमने, ठीक है, रिबेट का मतलब एक बेनिफिट है गवर्नमेंट में, ठीक है, एक रिबेट मतलब गवर्नमेंट से बेनिफिट आता है कुछ स्कीम्स के तहत, देयरफॉर वी आर गोइंग टू डू इट। सब सब्सिडी मतलब कुछ नेचर ऑफ द प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की वजह से हो सकता है, या किसी रिटेल प्राइस पे उनका कंट्रोल हो सकता है, वहाँ ऐसे चीज़ों में जो है सब्सिडी देता है गवर्नमेंट। अब उस जो सब्सिडी हमें रिसीव हुआ है वहाँ पे हम माइनस करेंगे अपने कॉस्ट को। ठीक है, अब ठीक है सर, लेकिन और थोड़े चीजेस, अब हमारा डाउट कहाँ पे आता है मालूम, व्हाट वी हैव कंसिडर्ड अदर कॉस्ट में, यहाँ पे देखना वैल्यूएशन में अदर कॉस्ट में डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन कहा, तो यहाँ पे हो सकता है इंडस्ट्री में कुछ भी कॉस्ट इनकर करे और हम इन्वेंट्री के कॉस्ट में लगा दिया जाए, अगर वो इन्वेंट्री के कॉस्ट में लगा दिया जाए, इन्वेंट्री ओवरस्टेट होगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में ग्रॉस प्रॉफिट ओवरस्टेट होगा। जैसे देखना यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने कहा ओपनिंग, यहाँ पे देखना ओपनिंग परचेजेस, ओके, ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर में अगर आएगा देन ओपनिंग परचेजेस, और लेफ्ट साइड राइट साइड में क्या रहेगा सर, सेल्स क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हो गया है, ओवरस्टेट किया गया है, ग्रॉस प्रॉफिट भी ओवरस्टेट होगा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट ओवरस्टेट हुआ तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये अगेंस्ट रहेगा, मतलब हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में ज्यादा दिखा रहे हैं, प्रॉफिट को ज्यादा दिखा दे रहे हैं। सर हो सकता है ना, यस, इसलिए स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड ने ये कहा कि ऐसे कुछ खर्चे हैं जो आपको इंक्लूड नहीं करना है इन द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशंस। कौन से है सर, सबसे पहला है स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट का मतलब, मान लेना आप डीमार्ट गए ना, डीमार्ट, हाँ सर, वहाँ पे जितने भी बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग, हाँ सर, बिल्डिंग में याद रख लेना एक एक आइटम रखा गया है इन स्पेसिफिक। अब अलोकेशन हम कर तो सकते हैं, देखना अलोकेशंस, एक फ्लोर है, एक फ्लोर में इतने नंबर ऑफ आइटम्स है, मान लेना एक सोप है, एक लाइन में, एक यहाँ एक रो में रहेगा ना सोप्स, सारे सोप्स एक जगह, अब इन सोप्स में भी पैक रहेंगे 5 से 6 पैक्स, फिर इन 6 पैक्स को आप सेल करेंगे। ठीक है, जब आप सेल करेंगे और बच जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, अगर आप बच जाएगा, जितना भी रेंट हमने पे किया है, जो बचा हुआ स्टॉक है, अगर हम उस रेंट को इस स्टॉक में ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाई देगा भाई साहब, ऐसा नहीं करना है आपको। सो आईसीए यही बता रहा है कि आपको स्टोरेज कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करना है अपने क्लोजिंग स्टॉक में, वो एक्सपेंसेस है आपके डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड चला जाएगा। ठीक है, यस सर। अब नेक्स्ट देखना अबनॉर्मल अमाउंट है, जितना भी अबनॉर्मल, सर नॉर्मल अमाउंट हम कंसीडर करेंगे, अबनॉर्मल अमाउंट का चाहे रॉ मटेरियल का हो, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, कौन सा भी हो, अबनॉर्मल अमाउंट ऑफ कॉस्ट है, इंक्लूड नहीं होगा क्लोजिंग स्टॉक में। यस, नेक्स्ट देखना एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है सर ऑफिस मेंटेनेंस एंड ऑल दोस थिंग्स, टी कॉफी, ठीक है, जो भी हो, ये एक्सपेंसेस आप डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, यहाँ पे नहीं आएगा क्लोजिंग स्टॉक से, इससे मतलब नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक से इससे क्या मतलब है सर, क्या रिलेशन है इन दोनों का, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक्स में ये इंक्लूड नहीं होगा, ये खर्चा इंक्लूड नहीं होगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि व्हाट आर द कॉस्ट एट्रिब्यूटेबल टू एक्विजिशन, लेकिन यहाँ पे नहीं सर,
दिस कॉस्ट इज नॉट रिलेटेड टू एक्विजिशन एंड यू आर नॉट गोइंग टू ऐड इट, ठीक है। अपना और एडमिनिस्ट्रेशन हमने देख लिया। नेक्स्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का मतलब क्या है सर? सेलिंग का खर्चा, जितना भी खर्चा मार्केटिंग एक्सपेंस। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आपने एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स दिखे, छोटे छोटे बिस्किट्स, टी बिस्किट्स, और यहाँ पे लेज एंड ऑल दोस थिंग्स, जो एफएमसीजी के बिजनेस है, आईटीसी का बिजनेस है, वहाँ पे छोटे छोटे गांव में भी आपको पार्ले जी और गुड डे मिल जाएगा। कैसे? डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इनका डिस्ट्रीब्यूशन तगड़ा है सर, तो ये जितना खर्चा करते हैं सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा होता है। हाँ, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा अगर आप अपने क्लोजिंग स्टॉक में लगा दिए, समझा, क्लोजिंग स्टॉक बाउंस दिखाएगा। देयरफॉर हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आने देंगे। वो जो खर्चा है ख़त्म। यहाँ से लिंक नहीं लगाना क्लोजिंग स्टॉक से, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा नहीं आएगा सर। बस इतना ही है आपको। यू हैव डन मोस्ट ऑफ द 70% अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं आप। इंडेज, सॉरी इंडेज नहीं ना, आप सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, यस यू हैव कंप्लीटेड इन्वेंट्री का वैल्यूएशन सर। अभी देखना है डेफिनेशंस है आपके आईसीए ने क्या कहा। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज मतलब आपके एसेट्स है। और हमें नहीं मालूम क्या एसेट्स है, हमें मालूम है एसेट्स है, वो भी करंट एसेट्स है, लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्वेंट्रीज आर द एसेट्स, ठीक है। हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ अ बिजनेस, हेल्ड फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर सच सेल, मतलब एक तो मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा रिटेलर के लिए कहा, बस ठीक है सर, हमें मालूम है, डेफिनेशन लिख के आ जाना, ठीक है। फॉर कंजम्पशन, ठीक है। फिर उसके बाद नेट रियलाइजेबल वैल्यू हम देखेंगे। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या है? नेट मतलब कुछ खर्चा डिडक्ट करने के बाद, रियलाइजेबल मतलब जो हमें रियलाइज होगा। अब क्या रियलाइज होगा, यानी कितना अमाउंट आएगा, क्या अमाउंट हम उससे रिकवर कर सकते हैं, क्या हमें इनकम आएगा, इन ऑल दोस थिंग्स रिकवरेबल। सेलिंग प्राइस हम देखेंगे, सेलिंग प्राइस में जितना सेलिंग एक्सपेंसेस होगा वो माइनस करेंगे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू वही रहेगा, ठीक है ना सर? यस। अब देखना, यस, अब हमें कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर लेना है। एनआरवी को देखना है और कॉस्ट को भी देखना है, इन दोनों को कंसिडर करके कॉस्ट और एनआरवी देखना है। लेकिन यहाँ पे एनआरवी के कैलकुलेशंस में आपको छोटा सा पॉइंट कंसिडर करना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कौन से स्टेज में है। अगर मैन्युफैक्चरिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग में, देन वर्क इन प्रोग्रेस में, या फिनिश्ड गुड्स में। फिनिश्ड गुड्स तो ऑब्वियसली वही रूल अप्लीकेबल होगा, यानी जितना जो फिनिश्ड गुड्स का सेलिंग प्राइस है, जो मार्केट में हम बेच सकते हैं, समझ में आ रही है बात आपको, जितना हम रियलाइज कर सकते हैं उसमें से जो हमारा खर्चा होगा उसी मार्केट में, जितना खर्चा होगा वो माइनस करेंगे, और उस मार्केट से हम कितना रियलाइजेबल करेंगे वो आपको लेना है। लेकिन अगर वर्क इन प्रोग्रेस है तो वर्क इन प्रोग्रेस में क्लोजिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस में क्लोजिंग स्टॉक आपको मालूम कर लेना है। सबसे पहले मान लेना आपका सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स क्या है, उसमें से हम डिडक्ट करेंगे और हमें कितना कन्वर्जन करना पड़ेगा जिसकी वजह से जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो फिनिश्ड गुड्स में हो जाएगा, यानी और कितना खर्चा करना पड़ेगा वो हम माइनस करेंगे। क्योंकि ऐसे ही है ना, फिनिश गुड्स में भी हमने क्या करा, और कितना सेलिंग एक्सपेंसेस करना पड़ेगा जिसे हम बेच के रियलाइजेबल करेंगे, वैसे ही वर्क इन प्रोग्रेस में और कितना कन्वर्शन कॉस्ट लगेगा वो हम माइनस करेंगे। उसके बाद जो अमाउंट आएगा इस अमाउंट को कंपेयर करेंगे जो ऑलरेडी इनकर्ड है। अब इन दोनों में देखेंगे, ठीक है, सेम वही प्रिंसिपल, कॉस्ट एंड नाउ व्हिचएवर इज लोअर, इन दोनों में कंसिडर करेंगे, ठीक है सर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे मेजरली स्टॉक जो है वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ कहाँ आएगा सर? ये बार बार आप वर्क इन प्रोग्रेस बता रहे भाई साहब। वर्क इन प्रोग्रेस इसलिए यहाँ पे बार बार आ रहा है क्योंकि 31 मार्च हमारा कट ऑफ डेट है, और 31 मार्च के दिन ही कितना स्टॉक है हमें ये बताना है। अब 31 मार्च वर्क इन प्रोग्रेस भी रहेगा, फिनिश्ड गुड्स भी रहेगा, रॉ मटेरियल भी रहेगा, सारे खर्चों को हमें दिखाना है। डन सर, ये पूरा हमारा करंट एसेट्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, ऑन 31 मार्च हम फाइनेंशियल पोजीशंस बनाते हैं। इस फाइनेंशियल पोजीशंस में फाइनेंशियल पोजीशन 31 मार्च डेटा लेते हैं, लेकिन हो सकता है आपका जो काउंटिंग है बेस्ड ऑन योर मेथड ऑफ कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वेंट्री, आप अपनी फिजिकल और जो फिजिकल काउंटिंग है वो 31 मार्च के दिन नहीं बल्कि आफ्टर 31 मार्च कर रहे हैं। हो सकता है सर, पॉसिबल है, ये नॉर्मल केस है कि 31 मार्च के दिन हमें करना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा सर। बल्क में स्टॉक है, हम काउंटिंग बाद में करेंगे, ठीक है। काउंटिंग के प्रोसेस में लेट होगा, लेकिन बैक कैलकुलेशंस करने के बाद हम 31 मार्च के दिन की पोजीशन जो हमें दिखानी है वही दिखाएंगे, यानी काउंट तो इस दिन होगा, इसके बाद जितना भी प्लस और माइनस हुआ है हमें उसे एडजस्टमेंट करके इस 31 मार्च के दिन लाना है। ओके सर, अब यहाँ पे देखना, एक एग्जाम्पल दिया है आपके, मोस्टली 31 मार्च के बाद एक 10 अप्रैल रहेगा, इस दिन आपने काउंट किया है और इस दिन का स्टॉक आपको दिया जाएगा, इस दिन का क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया जाएगा। अब इस 10 अप्रैल से 31 मार्च आना है, जितना भी आपने परचेज किया है ना, जिसकी वजह से परचेजेस की वजह से ये स्टॉक में इंक्लूड है,
इस परचेजेस में। तो हम क्या करेंगे 31 मार्च को तो हमने परचेज नहीं किया, आफ्टर 31 मार्च हमने परचेज किया, देयरफॉर हम माइनस कर देंगे। लेकिन जितना भी सेल्स आफ्टर 31 मार्च हुआ है उसमें माइनस हो चुका है, यानी स्टॉक में सेल्स डिक्रीज कर दिया, यानी सेल्स की वजह से ये स्टॉक का वैल्यू डिक्रीज है। अब हम क्या करेंगे 31 मार्च के दिन तो हमने सेल नहीं किया, उस दिन तो हमारा स्टॉक है, देयरफॉर हम इसे ऐड करेंगे। ठीक है, बस इतना ही कंसेप्ट है सर। स्टॉक टेकिंग का कैलकुलेशंस, बैक कैलकुलेशंस करना है, सेल्स परचेजेस, सेल्स रिटर्न रहेगा। ठीक है, आपको बस इतना देखना है। हाँ बस देख लेना, सेल्स का मतलब कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड प्लस प्रॉफिट रहेगा। ये प्रॉफिट आपको हो सकता है आपको कॉस्ट पे दिया जाए या सेलिंग या सेल्स पे दिया जाए, आपको प्रॉफिट परसेंटेज आपको कैलकुलेशंस करना है। ठीक है सर। अब इन्वेंट्री किस तरह रखेंगे सर, इन्वेंट्री बुक कीपिंग हम किस तरह करेंगे? एक रहेगा आपका पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, दूसरा रहेगा परपेचुअल इन्वेंट्री। परपेचुअल एंट्री मतलब जैसा इन्वॉइसेस आएंगे वैसे वैसी एंट्री होती जाएगी, लेकिन पीरियोडिक में क्या होगा सर, हम पीरियोडिक में क्या करेंगे, एक फिजिकल काउंटिंग करेंगे, यानी 31 यानी पीरियोडिक में एक पर्टिकुलर डेट को हम फिजिकल काउंटिंग करेंगे, यानी क्लोजिंग स्टॉक वैसे ही मालूम करेंगे, बिल्स के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक मालूम नहीं करेंगे, यानी बिल्स के हिसाब से नहीं बल्कि एक फिजिकल काउंटिंग होगा। उस फिजिकल काउंटिंग के हिसाब से स्टॉक कितना है क्वांटिटी में और उसके रिलेटेड रुपीस में देख लेंगे, हमें मालूम हो जाएगा स्टॉक वैल्यूएशन। इस तरह करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब इसमें होगा क्या सर, इसमें आपको होगा ओपनिंग हमें मालूम है, परचेजेस वी विल डू इट, और हमें क्लोजिंग स्टॉक तो हमें मालूम है, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग करेंगे। ओपनिंग आया है, परचेजेस और ऐड करेंगे, इंक्रीज हुआ है स्टॉक, और जितना क्लोजिंग स्टॉक है आज के दिन, जिस दिन भी काउंटिंग हुआ उस दिन कितना क्लोजिंग स्टॉक है, उस क्लोजिंग स्टॉक को हम माइनस करेंगे। इससे क्या होगा सर, जितना भी हमने सेल किया है वो मालूम हो जाएगा, उसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें यहाँ पे मालूम होगा कौन से सिस्टम में सर, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड विल बी द बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेशंस। अब याद रख लेना कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड में यहाँ पे जो नॉर्मली लॉस है ना, नॉर्मल लॉस, वो नॉर्मल लॉस सीओजीएस में इंक्लूड हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड यानी सेल्स के कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन कंपैरेटिवली हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में होगा क्या मालूम आपको, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हम इस तरह कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि क्लोजिंग स्टॉक हमें बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेशन होगा। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हमें बैलेंसिंग फिगर मालूम होगा, ओपनिंग करेंगे प्लस परचेजेस, ओपनिंग को प्लस परचेजेस, स्टॉक इंक्रीज हुआ है उसमें से कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड के लिए हमें वर्किंग कैलकुलेशंस करेंगे, कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड, देन हमें क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। क्योंकि जब जब एंट्री पास हो रही, जब जब भी स्टॉक रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हम एंट्री पास करेंगे सर यहाँ पे। ठीक है सर। और नॉर्मल लॉस फॉर्म्स पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यानी जितना भी नॉर्मल लॉस हुआ है, हाँ सर नॉर्मल लॉस तो हम कंसिडर करेंगे, अपने क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज होगा नॉर्मल लॉस की वजह से, लेकिन नॉर्मल लॉस की वजह से पहले के सिस्टम में यानी पीरियोडिक, यहाँ पे पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में वो कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड आ गया है, यानी मान लो हमने 100 रुपीज़ में सेल किया है, लेकिन 70 रुपीज़ उसका खर्चा है, उस 70 के अंदर ना आपको जितना नॉर्मल लॉस का खर्चा है वो भी इसमें इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, परपेचुअल सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक में जो है नॉर्मल लॉस फॉर्म्स पार्ट, यानी क्लोजिंग स्टॉक में रहेगा, लेकिन पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में आपके क्लोजिंग स्टॉक में नॉर्मल लॉस नहीं रहेगा। डन सर, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देन वी हैव डन विथ ऑल द कॉन्सेप्ट्स। इन्वेंट्री का कैलकुलेशन आप इसके बाद देख सकते हैं। एक रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है सर, रिवैल्यूएशन का कब करेंगे, रिवैल्यूएशन मतलब देखना जब ये कॉस्ट एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब सेलिंग प्राइस में से कितना खर्चा हो सकता है, तो सेलिंग प्राइस नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो सकता है हमारे एक्सपेक्टेड थॉट्स में से इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। रिवैल्यूएशन हम करेंगे तो उस वक्त डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो सकता है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो सकता है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू में डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, अपवर्ड रिवैल्यूएशन। सर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन का मतलब स्टॉक की वैल्यू कम होगी, अपवर्ड रिवैल्यूएशन मतलब स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी। कॉस्ट में इनवॉइसेस जो भी है वो फैक्ट्स रहेंगे, लेकिन जो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू कहाँ पे आएगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू की जगह आएगा, देयरफॉर एस्टिमेशंस चेंज होंगे, हम इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। इट नेट रियलाइजेबल वैल्यू में अगर हमें डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है देन हम स्टॉक को डिक्रीज करना पड़ेगा, अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है देन हम स्टॉक को ऐड करेंगे। ठीक है सर। यस सर, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। एक कंसेप्ट है बस, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन कराएंगे, वहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के जरिए एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। नेक्स्ट रिमेनिंग ऑल द पर्पस, यस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, होप सो यू लाइक इट, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। ठीक है, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज सर, गुड बाय।